यमुना का दर्द। चित्रगुप्त, आज मैं अपनी बहन यमुना से मिलने धरती लोक आऊंगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? यमराज ने उतावले होते हुए पूछा। क्यों नहीं महाराज, मुस्कुराते हुए चित्रगुप्त ने कहा। परंतु महाराज, धरती से यमलोक आए प्राणियों का लेखा जोखा कौन देखेगा? चित्रगुप्त ने संशय व्यक्त किया। ऐसा करते हैं, हम अपना प्रतिरूप वहाँ छोड़ देते हैं, जैसे आज के युग में पृथ्वीवासी अपनी कार्बन कॉपी बनाते हैं। यमराज ने कहा। अरे वाह महाराज, ये तो बहुमूल्य विचार है। फिर देर किस बात की, चलिए। दोनों एक कमरे में गए। वहाँ उनका एक पुतला रखा था। उसमें मंत्र की शक्ति से जान फूकी और उनके सर पर हाथ रख अपनी जैसी शक्तियाँ उनमें डाल दी। चित्रगुप्त ने फिर संस्कृत स्वर में पूछा, महाराज, क्या हम भैंसे पर जाएंगे? अब ये भारत बहुत विकसित हो गया है। ढंग के कपड़े बदल लीजिए, वरना वहाँ के लोग हमें सर्कस में डाल देंगे। और अच्छा वाहन सोचिए अपनी यात्रा के लिए। सही बात चित्रगुप्त, लेकिन कौन से वाहन का प्रयोग करें? अभी तो हम इसी से यमलोक से चले और धरती जाकर मैं अपने भैंसे को मशीन में बदल दूंगा। बहन के लिए कुछ ले लूं, बहुत दिनों बाद मिलना होगा। ठीक है, कुछ मणि माणिक्य ले लेते हैं। ऊपर से भारत कितना सुंदर दिख रहा है, कितनी सुंदर इंद्रधनुषी रोशनी दिखाई दे रही है। हाँ महाराज, आप सच कह रहे हैं। काम में लगे होने के कारण कभी ध्यान ही नहीं दिया। जहाँ की धरती पर अपने नारायण बार बार अवतार लेते हैं, कुछ तो बात होगी वहाँ। चित्रगुप्त ने उत्तर दिया। वे दिल्ली उतरते हैं, चारों ओर भाग दौड़, किसी को किसी के लिए फुर्सत नहीं। जाड़े की सुबह थी, लेकिन कोहरा इतना छाया था कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। दोपहर होने को थी, लेकिन सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए थे। दोनों की आंखें गाड़ियों की लाइट से चौंधिया रही थीं। फैक्ट्रियों का धुआं उन्हें शक्तिहीन कर रहा था। चारों ओर प्रदूषण से धुंध छाई हुई थी। चित्रगुप्त, मुझसे तो सांस भी नहीं लिया जा रहा। यमराज ने कहा। प्रभु, मेरा भी यही हाल है, चित्रगुप्त ने हामी भरी। दोनों पार्क में एक बेंच पर जाकर बैठ गए। वहीं पास में एक लड़का बैठा था। अचानक वो उठा और यमराज के गले में पड़ी माला को खींचकर भागने लगा। अरे चोर चोर! दोनों उसके पीछे दौड़े। वह भागता हुआ एक बस्ती में पहुंचा। दोनों ने उसे पकड़ लिया। तुम कोई काम नहीं करते? तुम्हें पता है चोरी करने पर तुम्हें यमलोक जाने पर क्या दंड मिलेगा? लड़का हंसने लगा। वे दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तुम हंस क्यों रहे हो? आखिरकार चित्रगुप्त ने पूछा। अरे यार, तुम लोग एक तो पता नहीं किस चिड़ियाघर से आए हो, अनोखी सी लग रहे हो। ऊपर से मरने के बाद यमलोक में दंड की बात कर रहे हो। पहले कुछ यहाँ खाने को मिल जाए। देखो भाई, अब जब तुमने मुझे पकड़ ही लिया है, तो अपनी ये माला ले लो और अपना रास्ता नापो। तुम लोग काफी पकाने वाले लग रहे हो। मेरा समय बेमतलब का बर्बाद मत करो। मैं कहीं और से आज के खाने का जुगाड़ करूं। अरे भाई, तुम ये माला ले लो, लेकिन हम दोनों थोड़ी देर तुमसे बात करना चाहते हैं, निवेदन करते हुए चित्रगुप्त ने कहा। उस लड़की को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि इन्होंने मुझे पकड़ लेने के बावजूद भी न पुलिस के हवाले किया, न ही माला लेने में अपनी दिलचस्पी दिखाई। लगता है मालदार बेवकूफ मुर्गा हाथ लगा है। यमराज ने पूछा, क्या सोच रहे हो बच्चे? वो सकपकाकर बोला, कुछ नहीं, चलो यही नुक्कड़ पर चाय की दुकान है, वहीं बैठकर बात करते हैं। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? यहाँ नए आए हो क्या? दोनों चाय की दुकान पर गए और लड़के ने चाय बनाने को कहा और तीनों बैठ गए। लड़के ने अपनी जेब से पान मसाला निकाल खाने लगा। एक अजीब सी महक आसपास फैल गई। यमराज ने अपना मुंह बनाया। चित्रगुप्त ने नीचे से पाँव छुटाकर पढ़ा तो आश्चर्य से लड़की की ओर देखा और कहा, इससे क्यों खा रहे हो? इससे तो कर्क रोग हो सकता है। लड़के ने बेफिक्री से कहा। अरे छोड़ो ना यार, यमराज ने कहा। अच्छा बताओ, तुम चोरी क्यों करते हो? लड़का थोड़ा दार्शनिक होकर बोला, यहाँ इतनी जनसंख्या है कि नौकरी नहीं है। एक नौकरी का विज्ञापन निकलता है तो हजारों में लोग आ जाते हैं। तुम पढ़े लिखे हो? चित्रगुप्त ने पूछा। हाँ, जानते हो
गांव से शहर आया कि नौकरी मिलेगी, लेकिन यहाँ कोई नौकरी नहीं मिली। माता पिता बीमार हैं, घर में चार बहनें हैं, तो मैं चोरी ना करूं तो क्या करूं? उसकी बातें सुनकर यमराज बहुत भावुक हो गए। उन्होंने कहा, देखो बच्चे, चोरी करना गलत बात है। नौकरी नहीं मिल रही तो तुम्हारे अंदर कोई हुनर हो तो उसका उपयोग करो, और ये सब हानिकारक वस्तुओं का उपयोग मत करो। तुम्हारे परिवार को तुम्हारी जरूरत है। इतना कहकर यमराज ने एक मणि उसकी ओर बढ़ा दी और उसे कामयाबी का आशीर्वाद दिया। वो लड़का ईश्वर का बार बार धन्यवाद कर रहा था। उसे वो दोनों अब देवदूत की तरह लग रहे थे। उससे विदा हो वे बहन यमुना के तट पर पहुँचे। बहन कुछ देर पुकारने के बाद एकदम काली झाग से लिपटी यमुना निकल कर आई तो दोनों को विश्वास नहीं हो रहा था। अरे बहन, तुमने ये क्या हाल बना लिया है? भैया, वो यमराज से दौड़ लिपट गई। कितने दिनों के बाद मेरी याद आई, यमुना ने रोते हुए कहा। अरे नहीं बहना, हम तो तुझे हमेशा ही याद करते हैं, पर समय का अभाव रहता है। बहुत कुछ बदल गया है इस धरती पर, यमराज ने कहा। हाँ भैया, बहुत कुछ बदल गया। चलो घर आराम से बैठकर बातें करेंगे, यमुना ने दोनों का हाथ पकड़ते हुए कहा। बहन ने उन्हें खाना खिलाया। यमराज ने बजे मणि माणिक्य बहन को भेंट दिए। पुराने दिनों को याद कर तीनों खूब हंसे, लेकिन यमराज को अपनी बहन की दयनीय स्थिति बार बार परेशान कर रही थी। आखिर फिर से वही प्रश्न दोहराया यमराज ने, बहन तुम्हारा हाल ऐसा कैसे? भैया, बहुत बुरी हालत है मेरी। बहन गंगा की और बहन नर्मदा, गोदावरी, कावेरी सभी की। भारतवासियों ने दुनिया भर का रासायनिक कचरा, सीवर और भी बिना नष्ट होने वाली वस्तुएं हमारे अंदर डाल दी हैं। अंदर तो इतना प्लास्टिक भरा पड़ा है जो मेरे अंदर पल रहे जीवों की जान ले रहा है। इतना तक कि सूक्ष्म बैक्टीरिया और वायरस भी इन कचरों को खत्म करने में असफल हो रहे हैं। देख लो, सरस्वती दीदी कब की धरती छोड़ पाताल में बहने लगी हैं। लगता है हमारा भी ऐसा ही हश्र कुछ समय बाद होने वाला है। पर ऐसा क्यों हो रहा है? तुम सब तो धरतीवासियों को जीवन देती हो। तुम सभी के तट के पास ही तो संस्कृतियाँ फलती फूलती हैं। फिर क्यों ऐसा हो रहा है तुम लोगों के साथ? बड़ी कहानी है भैया। ये धरतीवासी अज्ञानी है, वंश वृद्धि के लिए अंधाधुंध बच्चे पैदा कर रहे हैं। यहाँ लड़का लड़की में भेद मानते हैं। कहते हैं लड़का कुल दीपक होता है, लड़कियाँ पराया धन। कुछ लोग तो इस प्रजनन शक्तियों को मशीनी बना दे रहे हैं। पहाड़ों का सीना छलनी किया जा रहा है, नदियों पर बांध बनाए जा रहे हैं। तुम्हें तो पता ही होगा कि 2013 का केदारनाथ हादसा, यमुना ने कहा। अरे हाँ, उस समय तो यमलोक में भीड़ ही लग गई थी। हमें उनके कर्मों का लेखा जोखा देखने में बहुत समय लगा था। हाँ भैया, गंगा दीदी ने उस समय अपना रुद्र रूप दिखाया था, तब भी ये धरतीवासी नहीं चेते। अब देखो, जोशीमठ पूरी तरह से खत्म हो रहा है। महासागरों को ये मनुष्य दूषित करने में पीछे नहीं है। अब इनका हमारे साथ अंत निश्चित है। बिना पानी हवा के सब कुछ खत्म हो जाएगा। जानते हो, मैंने सुना है कि भारत जनसंख्या में अब 2023 तक पहले नंबर पर आ जाएगा। रोजगार के लिए नित नई फैक्ट्री लग रहे और मनुष्य जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कर उसका दोहन कर रहा है, जिससे वह तो समाप्त हो ही रहा है, बल्कि प्रदूषण से बच्चे मानसिक विकार सहित पैदा हो रहे हैं। मेरा पानी अब जीवनदायी नहीं, रोगदायी होता जा रहा है। मेरा दम घुट रहा है भैया। अब मैं अपना आकार कम कर रही हूँ। पानी के अभाव में ये धरतीवासी एक दूसरे से लड़ झगड़ के मारे जाएंगे। पेड़ पौधे लगातार शहरीकरण से कट गए हैं, तो अब कार्बन उत्सर्जन से लोगों का दम निकल जाएगा। यमराज और चित्रगुप्त बहुत देर तक शांत रहे। उनके मुख से कुछ निकल नहीं रहा था। उन्हें पता नहीं था कि इस सृष्टि को अनजाने में विकास के नाम पर मनुष्य खत्म करने पर तुला है। वो तो दिन प्रतिदिन मनुष्य के यमपुरी पहुंचने पर चिंतित थे, लेकिन उसके कारण से अंजाम। थोड़ा समय इधर उधर की बातें कर
दोनों वापसी के लिए तैयार हो गए। यमुना का भी कुछ देर के लिए मन प्रमुदित था अपने भाई से मिलकर, लेकिन वो उन्हें रोक भी तो नहीं सकती थी। आखिरकार दुखी मन से दोनों विदा हुए, इस दिलासा को दिलाते हुए कि जल्दी ही तुम्हारी और धरती की समस्या से श्री हरि और पिता सूर्य को अवगत कराएंगे। यमुना की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी वीडियो पाने के लिए पास दिए बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि समय समय पर आपके पास ऐसी वीडियो लाते रहें। और अब ये एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें, कोई भी मिस ना करें। वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।